हेलो एंड गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में एम्फोटेरिक ऑक्साइड से स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में केवल बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। और यहाँ पर पी ब्लॉक में कौन है? एल्यूमिनियम, टिन, लेड। और डी ब्लॉक में कौन है? क्रोमियम और जिंक। ठीक है। तो इनके ऑक्साइड कैसे हैं? एम्फोटेरिक। एक बात जान लीजिए कि जिन भी एलिमेंट के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं उनके हाइड्रोक्साइड्स भी एम्फोटेरिक होते हैं। ओके, चलिए यहां तक हम लोगों ने नोट कर लिया। जिसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक होगा उसका हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक होगा। चलिए फाइन। अब हम बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहीं से इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आज आप वही पढ़ने जा रहे हैं। रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना हम सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिए बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं आज हम सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हाँ, सबसे पहले हमें अफेक्टेड एटम को बैलेंस करना होता है। किसको बैलेंस करना होता है? सबसे पहले हमें किसको बैलेंस करना होता है? अफेक्टेड एटम को। इसका मतलब क्या है कि अफेक्टेड एटम होता कौन है? ऐसा एटम जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है, बदल रही है। जिसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है? बदल रही है। ऐसे ऐसे एटम जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट या जिसकी ऑक्सीकरण संख्या बदल रही है। अब यहाँ पर एक बात लिखी है कि अभी तक आपने जितना कुछ पढ़ा उस पूरी केमिस्ट्री में, पूरे रेडॉक्स रिएक्शन में मैंने एक ही चीज बताई थी और वो ये चीज थी कि एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना होता है, टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिखना होता है। जैसे कहीं पर Fe2 है तो आज तक आप जितना पढ़े थे उस हिसाब से आप Fe2O3 मान लो है। ठीक है, तो आज तक आपने जितना पढ़ा था आपने वहां पर लिखा था Fe के ऊपर +3 चार्ज। अब हम जो पढ़ रहे हैं उसमें Fe2O3 में Fe के ऊपर +6 चार्ज लिखेंगे। थोड़ा सा बदल गया ना? अभी तक जितना पढ़ा उसमें क्या सीखा तो कहेंगे सर उसके हिसाब से तो एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना था। लेकिन अब हम जब रिएक्शन बैलेंस करने की बात शुरू कर रहे हैं तो यहां से पूरे एलिमेंट नहीं, उसके ग्रुप की, मतलब आप कह सकते हैं कंप्लीट कंबाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी होगी। तो यहां पर लिखा भी हुआ है कि टोटल चेंज, यू हैव टू टेक अ टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अफेक्टेड एटम। इसका मतलब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, Cr2O7 2 क्या लिखा हुआ है? Cr2 Cr2O7 2। तो अभी तक आपने जो पढ़ा उसके हिसाब से आप +6 लिख सकते थे। एक मेरे बगल वाली क्लास में रखा होगा। तो क्या क्या मैंने आपको बताया कि नीचे देखिए क्या लिखा था, +6। क्या लिखा हुआ था? +6 नहीं, हम क्या लेंगे? +12 लेंगे। क्या लेंगे? बात समझ में आई? यहाँ पर क्या है? डाइक्रोमेट आयन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर +6 वाली बात गलत है क्योंकि +6 और यहाँ पर देखो क्या लिखा है, 2 क्रोमियम लिखा है। क्या लिखा हुआ है? 2 क्रोमियम लिखा है। आपको अब यहाँ से सीखने की जरूरत है। मैं यहाँ पर सिखा देता हूँ। एक पेज ऐड कर लेता हूँ। वहां पर क्या लिखा हुआ था? Cr2O7 2। तो एक क्रोमियम पर +6 होता है ना, तो ये ना लेकर के आप क्या लेंगे? +12। लेकिन यहां से ये बना 2Cr+3। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिखोगे? बताइए। एक बच्चा कह रहा है +3। गुड इवनिंग बेटा। एक बच्चा कह रहा है कि सर आप यहाँ पर +3 लिखिए।
और एक बच्चे को ऐसा लगेगा कि टोटल को लेते हैं, टोटल चेंज लेते हैं, तो एक बच्चे को ये लगेगा कि +6 लेना चाहिए, है ना। टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ था, क्या लिखा था, टेक टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द अफेक्टेड एटम। तो यहाँ पर तो टोटल नहीं है, एक का ही आया, तो ये वाली चीज गलत है, ये वाली चीज सही है। तो यहाँ पर +12 से +6 हो गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन इसने ऐड किए होंगे, कितने का चेंज आया, 6 का। लेकिन जब तुम यहाँ +6 से +3 पे आओगे तो यहाँ पर 3 का चेंज आएगा, ये गलत। ओके, ये चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा था, आप लोग ये नोट कर लीजिए, नोट करिए। ठीक है, तो क्या सीखा हम लोगों ने, सबसे पहले हमको क्या करना है, रिएक्शन को लिखना है। रिएक्शन को लिखने के बाद तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड एटम है उसको ब्रैकेट में बनाना है या बॉक्स बनाना है, उसकी टोटल चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। और उसके बाद क्या करना है कि रिएक्शन के दौरान जिसका रिडक्शन होगा, किसी का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन वाले का जो चेंज आया, रिडक्शन वाले का जो चेंज आया, दोनों को क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद क्या करना है आपको, अगर रिएक्शन क्या मीडियम एसिडिक है तो जहां पर ऑक्सीजन कम है वहां पर आपको पानी ऐड करना है, और अपोजिट साइड में H+ आयन ऐड करना है। और जहां पर अगर मीडियम एल्कलाइन है तो जहां पर पानी कम है, जहां ऑक्सीजन की कमी है वहां पर हाइड्रोक्साइड आयन ऐड करना है। और जहां पर अपोजिट साइड में क्या ऐड करना है, वाटर, मतलब जिस जगह पर ऑक्सीजन ज्यादा है वहां पर आपको वाटर ऐड करना है, और जिस जगह अपोजिट साइड में क्या ऐड करना है, हाइड्रोक्साइड आयन। यही बात हमें 3-4 बार रिपीट करनी चाहिए। सर आप खड़े हो जाइए, आपसे पूछा नहीं था, बैठा दिया था। आप मुझे ये बताएं कि अगर मीडियम एल्कलाइन है, अगर मीडियम एल्कलाइन है तो पानी किस जगह पर ऐड होगा, अगर मीडियम एल्कलाइन है तो पानी किस जगह पर ऐड होगा, राइट हैंड साइड क्या होता है, ये कौन सी बात है, राइट हैंड कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं, रिएक्शन में किस तरफ ऑक्सीजन ज्यादा है किस तरफ कम है, ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर रिएक्शन में सवाल इज दिस कि अगर रिएक्शन में मीडियम एल्कलाइन है, रेडॉक्स रिएक्शन में मीडियम एल्कलाइन है, तो आपको पानी किस तरफ ऐड करना चाहिए, जहां पर ऑक्सीजन एक्सेस में हो, क्या हो, ज्यादा हो। और अपोजिट साइड में क्या करेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन। और अगर सब मीडियम एसिडिक हो तो क्या करेंगे, पानी कहां जोड़ेंगे दोनों में, देख के नहीं, देख के तो हम भी बता सकते हैं ना, देख के तो फिर कोई नहीं बताएगा। ठीक है, दिमाग बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए। चलिए लाइव क्लास में अंजनी आप मैसेज कीजिए कि अगर रिएक्शन में मीडियम एसिडिक हो तो पानी किस जगह ऐड करते हैं, जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा या जहां पर ऑक्सीजन कम, आप बताओ बेटा। जहां पर ऑक्सीजन कम है। और अपोजिट साइड पे क्या होगा, H+, तो H क्या होगा, H+, क्योंकि आप पानी ऐड ही कर रहे हैं, पानी इज H2O, राइट। ठीक है, बात समझ में आ गई। हमेशा सब लोग ध्यान दीजिए और क्वेश्चन का जवाब दिया करिए, चैट सेक्शन में आप अपने आंसर्स लिखा कीजिए जो भी कुछ मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। ओके, बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। और जो नहीं बता पाया वो ये मान के बैठे कि चलो मैंने ही बताया था, ये नोट्स में मैंने ही लिखवाया है सर को, ठीक है, ये सोच लिया करो। हाँ, ज्यादा मत सोचो, समझ में आ गया, हो गया। ओके, नोट करना है आप लोगों को, नोट कर लीजिए, अच्छा। ओके, चलिए अब यहाँ पर आते हैं, ये एक रिएक्शन है, ये मैंने आपके लिए बैलेंस कर रखी है, बस आप देखिए पहले इस रिएक्शन को, ये रिएक्शन हो ही कैसे, मैं एक बार दोबारा इसको करके भी दिखाऊंगा आपको, अभी हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि ताकि आपका पहले एक बार आपको आइडिया लग जाए। यहाँ पर देखो क्या है, एक रिएक्शन है Cr2O7 2-, और यहाँ पर क्या है SO3 2-, H+ आयन है 2Cr+3 और SO4 2-। मैं रिएक्शन को लिख ही देता हूँ एक जगह, डायरेक्ट रिएक्शन पढ़ेंगे। Cr2O7 2- प्लस SO3 SO3 2- 2Cr+3 प्लस SO4 2-। देख लेते हैं एक बार रिएक्शन सेम है कि चेंज।
ऐसा बोल रहे, ठीक है। मीडियम है यहाँ पर एसिडिक, क्वेश्चन सॉल्व करिए। जहां ऑक्सीजन ज्यादा, गुड। इस क्वेश्चन को बैलेंस करना है, क्या करना है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। सॉल्व करेंगे क्या आप लोग? चलिए आप लोग सॉल्व कीजिए, मैं भी सॉल्व करता हूं। तो जिनको लगता है कि वो कर सकते हैं वो खुद से करें, और जिनको लगता है वो नहीं कर सकते वो रिएक्शन को देखें मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। जितनी बातें लिखवाई है बस वही यूज हो रही है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यहाँ पर आएगा +12। अभी मैंने सिखाया कि टोटल मतलब 7×14। अंजलि तुमको सिखा रहा हूँ बेटा। Cr2O7 2 माइनस, कहीं पर ऐसा लिखा हुआ दिख जाए तो यहाँ पर लिखोगे -2, यहाँ लिखोगे 7 इंटू ऑक्सीजन की जनरल ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है -2 ना, तो -2 और +2Cr। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2Cr इज इक्वल टू -2 प्लस ये 7×14 अपोजिट साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, तो आंसर आ गया +12। तो एक क्रोमियम का 6 आएगा, लेकिन हमें टोटल लिखना है, हमने लिख दिया +12। यहाँ पर एक का +3 तो दो का +6, तो कितने का चेंज हो गया, 12 से 6 मतलब 6 का अंतर है। यहाँ पर देखते हैं 3, यहाँ पर लिखा है SO3 2 माइनस, तो यहाँ पर लिखेंगे सल्फर +3 इंटू -2 इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये -2 हमेशा इक्वल टू के इधर आता है, तो ये हो जाएगा सल्फर प्लस क्या हो जाएगा -6 इज इक्वल टू -2। पावन समझ में आ रहा है, सल्फर इज इक्वल टू +4 आ रहा है। देखो -2 और जब ये -6 को इधर ले जाएंगे तो +6 हो जाएगा, तो -2 + 6 आएगा कितना +4, तो ये आ गया +4। और यहाँ पर देखते हैं कितना हो जाएगा, तो मुझे तो ऐसे ही दिख रहा है ये +6 है। अगर आपको नहीं आता तो आप खुद से सॉल्व कीजिए। और अगर जो कोई अब क्वेश्चन नहीं बता पाएगा तो जो गाना मेरे मन में चल रहा है मैं पहले आपसे वो पूछूंगा और फिर वो आपको गाना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आप कितना भी बेसुरा गाइए, और उससे ज्यादा एम्बैरेसिंग चीज कुछ हो नहीं सकती है। तो SO4 2 माइनस, तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा सल्फर +4 इंटू -2, तो ये हो जाएगा सल्फर -8 इज इक्वल टू -2। तो जब इसको और सॉल्व करोगे तो सल्फर इज इक्वल टू -2 + 8 इज इक्वल टू +6, तो ये वाला हो जाएगा +6। तो ये देखो +4 से +6 कितने का अंतर, तो आंसर है 2। कितने का अंतर है, 2। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो क्योंकि ये वैल्यू जो है कट सकती है, बताएं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू कट सकती है, क्योंकि ये वैल्यू कट सकती है तो सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 3 जा 6 ना, तो ये वैल्यू हो गई 1, ये हो गई 3। अब होता क्या है कि जो भी वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी, अब क्रोमियम में 3 आई है तो वो अपोजिट में लिखी जाएगी, मतलब यहां पर लिखोगे 3 और यहां पर लिखोगे 3, और ये क्या लिखोगे, यहां लिखोगे 1 और यहां लिखोगे 1। इसी को कहते हैं क्रिस क्रॉस। क्या कहते हैं, क्रिस क्रॉस। एक मूवी भी आई थी ना क्रिश, पता है। अब ये मत कहना कि तुम लोगों ने क्रिश भी नहीं देखी है। क्रिश भी नहीं देखी, क्रिश 1 आई थी, 2 आई थी, 3 आई थी। हाँ, इंडिया की एक ही सबसे खतरनाक मूवी है, क्या कहते हैं वो वाली, हॉलीवुड टाइप की। बात समझ में आ गई, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो रिएक्शन हो गई। ठीक है, मीडियम है एसिडिक। अब यहाँ पर देखेंगे रिएक्शन बैलेंस है क्या, देखो जरा रिएक्शन बैलेंस है क्या।
नहीं, देख लेते हैं। तो देखो 1 into 2 1 ही होगा ना, तो मैं इसको भी, क्या क्या बैलेंस नहीं है बेटा जरा बताओ। तो कहेंगे सर यहाँ पर 2 क्रोमियम है और 7 ऑक्सीजन है, 70 नहीं है 7, और 3 सल्फर प्लस 3 का 9, 9 ऑक्सीजन, 90 नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 2 क्रोमियम है और 3 सल्फर है और 4 के हैं 12 ऑक्सीजन है। ठीक है, 12 ऑक्सीजन है, देखते रहिए आप लोग। तो यहाँ पर कितनी हो गई, 9 और 1 10, 10 और 6 16, और वहां कितनी है 12। जब कभी भी मीडियम एसिडिक हो जाता है, जब कभी भी मीडियम एसिडिक हो जाता है, तो पानी कैसे कहाँ ऐड होता है, कहाँ, जल्दी बोलो, तेज तेज, पूरा पूरा बात, अभी आपने इसी पे आप खड़े हुए थे। क्या, तेज से, जब मीडियम एसिडिक हो, जहां पर ऑक्सीजन कम होगा वहां पानी ऐड होगा, जहां पे, ये सही बता रहे हैं, जहां पर ऑक्सीजन कम होगा। तो देखो यहाँ पर कितना ऑक्सीजन कम है, तो कहेंगे सर यहाँ पर है 16, यहाँ पर है 12, तो यहाँ पर कहेंगे कितने ऑक्सीजन है, तो कहेंगे 4 पानी के मॉलिक्यूल, कितने, तो 4 पानी के मॉलिक्यूल ऐड किए, तो भैया यहाँ पर 4 दूनी 8 H प्लस हाइड्रोजन ज्यादा हो गए, तो यहाँ क्या करोगे, 8 H प्लस ऐड करोगे, रिएक्शन बैलेंस। ठीक है सर, बैठिए। ये सब 2 बार पूछा करिए, क्वेश्चन है। चलिए, हाँ ये क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पर मीडियम क्या है, एल्केलाइन, क्या है, एल्केलाइन। तो यहाँ पर क्या है, आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, जो बच्चे नहीं सॉल्व कर पा रहे उनके लिए ये सोल्यूशन है। ठीक है, मैं एक बार करके दिखा चुका हूँ, मैं आपको दोबारा भी दिखा सकता हूँ, बट मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप ये रिएक्शन को लिख दीजिए बस, और इसके बाद आंख बंद करके बोर्ड की तरफ बिना देखे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। लिखिए MnO4 माइनस प्लस Br माइनस, मीडियम लिखिए एल्केलाइन, और लिखिए MnO2 और इसके बाद BrO3 माइनस। बस आप इतना लिखिए और उसके बाद आंखें बंद कर लीजिए और इधर मत देखिए, कॉपी में देखिए। ठीक है, ओके। जो बच्चे जस्ट रिसेंट में ज्वाइन किए मैं उनको सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या सीखा था कि जहां पर जब एल्केलाइन मीडियम आ जाए, जहां पर भी एल्केलाइन मीडियम आ जाए, तो हमें क्या करना है, पानी उस जगह पर जुड़ेगा जहां ऑक्सीजन ज्यादा है, और जहां ऑक्सीजन कम होगी वहां पर OH माइनस जुड़ेगा। वहां पर क्या जुड़ेगा, OH माइनस। चलो बिना नीचे देखे हम सिर्फ इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखो MnO4 माइनस के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +7 और MnO2 पर आई है +4। तो MnO4 माइनस से MnO2 पे आने पे कितने का चेंज आ रहा है, 3 का चेंज आ रहा है। इसी तरीके से Br माइनस से BrO3 माइनस आने में -1 से +5 आने में -1 माइनस, देखो गिन दो, -1, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 0, फिर 1 2 3 4 5, तो 5 1 6, कितने का अंतर आ रहा है, 6। ये मुझे सिखाना था, ये बेसिकली आपको ये बताना था कि -1 वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है वो लूज हुआ तो 0 हुआ। ठीक है, फिर 0 से एक और इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, तीन, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 इलेक्ट्रॉन ये लूज हुए और एक ये पहला। तो इसका मतलब -1 से +5 आने में कितने का अंतर आता है, 6 का अंतर आता है। चलो अब यहाँ पर हमको पता है 3 2 जा 6, तो अब ये समझिए कि ये Br माइनस वाले रिएक्शन में 2 आया था, तो 2 हमेशा अपोजिट में लिखेगा, इसका मतलब यहां लिखेंगे 2, यहां लिखेंगे 2 और यहां लिखेंगे 2। ओके, यहां तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो कहेंगे सर, हाँ अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर ऑक्सीजन गिनेंगे, तो यहां पर 4 दूनी 8 ऑक्सीजन है, और यहां पर 2 2 जा 4 ऑक्सीजन है +3 ऑक्सीजन, मतलब टोटल कितनी ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन, और यहाँ पर 8 ऑक्सीजन। तो जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा होती है वहां पर पानी ऐड होगा, और जहां पर ऑक्सीजन कम होगी वहां पर OH माइनस ऐड होगा। अच्छा, एक ऑक्सीजन कम थी तो यहाँ पर 2 OH आयन ऐड होगा, और यहाँ पर एक पानी ऐड होगा। ठीक है, यहाँ पर एक पानी ऐड होगा, तो देखो जरा, एक पानी ऐड हुआ और यहाँ पर 2 OH माइनस, मतलब 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। यहाँ देखो 8 ऑक्सीजन प्लस एक 9 ऑक्सीजन, यहाँ 7 ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन 9 ऑक्सीजन। बात समझ में आ गई, तो अब नोट कर लीजिए।
ठीक है, अगर आप सभी प्यारे बच्चों को बात समझ आ गई तो आप इसको देख करके नोट कीजिए। ठीक है, तो क्या सिखाया मैंने आपको, इक्विवेलेंट वेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ाया। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इक्विवेलेंट वेट होता क्या है, तो कहेंगे सर एम बाई वैलेंसी फैक्टर। क्या सिखाया था, इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर अगर कोई रिडॉक्स रिएक्शन है तो वहां पर वैलेंसी फैक्टर हमेशा क्या होती है, किसके बराबर होती है, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होती है, जो कि हमें यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिली। और इस रिएक्शन में इक्विवेलेंट क्या होगा, m by 8, ठीक है, +4 से +4। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। ये रिएक्शन अभी जस्ट पीछे बोला था ना, यही सेम रिएक्शन तुमने 2 मोल के लिए लिखी है और रिएक्शन बदल गई, पलट गई, रिएक्शन पलट गई। और यहाँ पर देखो, अब हम एक बात जान लो, एक बात जान लो, एक पॉइंट और लिख लो, एक पॉइंट और लिखो कि वैलेंसी फैक्टर हमेशा 1 मोल का निकलता है। वैलेंसी फैक्टर हमेशा कितने का निकलता है, 1 मोल का निकलता है, जो कि तुमको यहाँ देखने को मिल भी रहा है। ये मॉलिक्यूल कितना है, 1 मोल, और यहाँ पर ये कितना है, 2 मोल। तो वैलेंसी फैक्टर हमेशा कितने का निकलता है, 1 मोल का निकलता है। ये चीज हमें आनी चाहिए, वैलेंसी फैक्टर हमेशा 1 मोल का निकलता है। अब इस रिएक्शन के दौरान मान लो अगर मैं इसको ये ना लिख करके ये लिख देता 2SO4 2 माइनस गिव्स S2O3 2 माइनस, तो ये क्या सॉल्व होती, इसकी वैलेंसी फैक्टर क्या आता है, इसका वैलेंसी फैक्टर क्या आता, तो कहेंगे सावंत सर इसको आप 2 मोल नहीं, इसको पहले आप 1 मोल लिखिए, तो लिखते SO4 2 माइनस और 1/2 S2O3 2 माइनस। अब जाकर के इसका वैलेंसी फैक्टर निकलेगा, यहाँ पर आएगा +6 और यहाँ पर कितना आएगा, 3 2 जा 6 और ये समथिंग आएगा +2 ही आएगा। दिखा देता हूँ, देखिए S2O3 इज इक्वल टू, ऐसे 2 माइनस चार्ज है, यहाँ पर आ जाएगा -2, ये हटा देता हूँ, 2 इंटू सल्फर प्लस 3 इंटू -2। जब मैं इसको और सॉल्व करूंगा तो 2 सल्फर इज इक्वल टू -2 प्लस 6 इज इक्वल टू +4 आएगा ना, +4 आएगा ना। लेकिन ये एक मॉलिक्यूल का निकालना है कि आधे, आधे, तो मतलब क्या हो जाएगा, +4 इंटू 1/2, आंसर क्या आ जाएगा, +2 आएगा कि नहीं है। तो देखो यार इसके ऊपर +2 लिखा है कि नहीं, वहां समझ में आ रही है, कहानी समझ में आई। मुझसे मैंने पता है क्यों नहीं बोला, मैं इसको तो ये कह सकता था S इज इक्वल टू +4/2 हो जाता ना, तो मैं इसको +2 ऐसे निकाल सकता था कि नहीं निकाल सकता था। लेकिन क्या मैंने आपके सामने ये बोला, क्यों नहीं बोला, क्योंकि ये एक सल्फर का निकालना ही नहीं है, दोनों ही सल्फर का निकालना है। ये जो +2 तुमको देखने को मिल रही है, तुमको ऐसा फील आएगा कि ये एक सल्फर का है, कायदे से देखो ना तो एक सल्फर का है, दोनों का +4 है तो एक का +2 है। लेकिन हकीकत क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन को ये बैलेंस करते समय ही मैंने से बोला था कि एक का कभी नहीं निकालना है, टोटल निकालना है। एक का नहीं निकालना है, क्या निकालना है, टोटल निकालना है। जब हम टोटल निकालने की बात करते हैं तो मुझे इन दोनों की चाहिए, लेकिन एक मॉलिक्यूल का नहीं, आधे का। समझ में आया, तो आधे का कितना है, +2, इस वजह से यहाँ पे ये +2 है। ये एक सल्फर का नहीं है, ये किसका है तो दोनों का ही, लेकिन एक मॉलिक्यूल का नहीं, आधे का। बात समझ में आई, ये बात समझ में आई कि नहीं, तो ये चीज आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब समझ में आ गया। यही सेम रिएक्शन किया था, तो यहाँ पे +6 से +2 आया, तो कितने का अंतर, 4 का। और यही सेम रिएक्शन पलट के किया था तो m/8 आया था, इसी सेम रिएक्शन में m/4 आंसर आया। देखिए आ रहा है कि नहीं है। अच्छा, ये यही मैंने आपको जितना चैप्टर पढ़ाया, आज की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। पूरे चैप्टर में आप कुछ भी कर सकते हैं अपने आप, यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर में अगर आपको सक्सेस होना है, मतलब आपके हर क्वेश्चन लगे, मतलब क्वेश्चन खोलो, क्वेश्चन लगते रहे, तो यही एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आप फंसते, वो भी मैंने आपको सिखा दिया। ये इसको फॉलो करेंगे, सारे क्वेश्चंस आपके लगेंगे। नोट कर लिया, इसको नोट करना है, करते चल लीजिए।
ठीक है, यहां तक समझ आ गया? हाँ, तो जब आप लोग अच्छा नंबर लेंगे तब मैं आपको यहाँ पर जब भी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए ये समझ आया। ठीक है, अब बारी आती है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का इक्विवेलेंट वेट निकालना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको कुछ आए कुछ ना आए, अगर इस चैप्टर का सबसे टफ क्वेश्चन बनेगा तो वो इसी टॉपिक से बनेगा, बाकी सब आसान है। राइट, तो यहां पर देखेंगे क्या, इक्विवेलेंट वेट इन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, कभी भी देखो कितना कितना ज्यादा शानदार है। अच्छा, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन की खास बात क्या होती थी, तो कहेंगे सर सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता था, सेम का रिडक्शन होता था। तो यहां पर देखो लिखा है H3PO2। सर, सर नाम बताइए इसका। चलिए, फास्फोरस के 3 ऑक्सी एसिड्स होते हैं ना, तीनों का नाम बताइए और बैठ जाइए। अदरवाइज क्या है कि खड़े रहेंगे, अगर आप 1 मिनट में नहीं बता पाए तो दक्ष कॉपी नहीं बदलना है। हाँ, आप लोग बस ऐसे ऊपर देखते रहिए। तो आप में से किसी से भी पूछा जा सकता है, हाइपो सॉरी मैं ही बोल रहा था। तो क्या क्या पढ़ाया था, फास्फोरस, फास्फोरस के 3 ऑक्सी एसिड पढ़े थे, कौन कौन से थे, H3PO4, H3PO3, H3PO2। हाँ, नाम याद है, बताओ। H3PO, इसका नाम बता तो बैठ सकती हो, क्या पता तुम दूसरी फॉस्फेनिक, फॉस्फोनिक है ना, एन वाला, एन एन होना चाहिए, फॉस्फोनिक है। ठीक है, बैठ सकते हो तुम। ठीक है, अब तुम वो बता के बैठ सकते हो, फॉस, हाँ ऐसे ना बताओ, आधा खुद बता रहे हो, ऐसे नहीं, इंक्रीजिंग इंग बताओ। फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, अब तुम खड़ी रहोगी। H3PO4 is phosphoric acid. This is phosphorus। ठीक है, फॉस्फोरस है। चलो बैठ जाओ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है, ये एक रिएक्शन है, बैठ जाओ। तो इस रिएक्शन में ये है फॉस्फोरस +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट में +1, ये +1 से किसमें गया, -3 में और +3 में। ठीक, अब ऐसे देखते ही ये समझ में आ रहा है कि किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसी का रिडक्शन, मतलब यहाँ से +1 से -3 जा रहा है, तो जाहिर सी बात है क्या हो रहा है, रिडक्शन। और यहाँ पर +1 से क्या जा रहा है, +3, तो कह रहे हैं कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये रिएक्शन हमको देखते ही समझ में आ गई कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है। लेकिन जब अब इस रिएक्शन को करते कैसे हैं, इसका जब हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा तो क्या करेंगे, +1 से -3 तो कितने का अंतर, 4 का, +1 से +3 कितने का अंतर, 3 का। एक बार आएगा, इस वाले रिएक्शन को लिखोगे तो आएगा m/4, और इस वाले को कंसीडर करोगे तो आएगा m/3। दो इक्विवेलेंट वेट आया, दो इक्विवेलेंट वेट आया, एक बार m/4 आ रहा है और एक बार m/3 आ रहा है। ऐसी सिचुएशन में पहले इतना नोट करो, फिर सिखाते हैं आगे के स्टेप। देख रहे हो, दो आया, एक बार m/3 आया और एक बार m/4। ठीक है, इतना नोट करो फिर सिखाते हैं। ठीक है, +1 से +3 में कितने का अंतर है, 2 का, ये m/2 है। ओके, खुद से सॉल्व कीजिए, वो भी समझ आ रहा है। देखिए ये समझ में आ गया पूरा, H3PO2 से H3PO3। ठीक है, आगे बढ़ो, नोट कर लिया, लक्ष्य नोट हो गया। चले, चलिए भाई, अब यहाँ पर देखिए, यही इसकी कहानी का सबसे पार्ट है। दोनों ही इक्विवेलेंट वेट को जोड़ते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, फाइनल इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 3m/, जानते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या होता है, यहाँ पर जैसे ये 2 है, ये 4 है, तो यहाँ पर 2 1 जा जाएगा, यहाँ पर 2 2 जा लिखते हैं, आपको पता होना चाहिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, 1 + 2 दैट इज 3m, और नीचे भी क्या होता है, तो कहेंगे सर एवरेज क्या आएगा, 4। कैसे निकालते हो, एलसीएम वाला याद है ना, बचपन में करते थे, तो 2 2 जा 2 1 जा फिर 2, तो ये आ गया 4, तो ये वैल्यू यहाँ पर लिखी जाती है। ये सब आता है ना, बहुत बचपन, बहुत बेसिक। ओके, नोट कर लीजिए।
एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कहाँ चला गया? एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का, हेलोजन वाला। तो उसका इक्विवेलेंट वेट निकालना सिखाने जा रहे हैं, उसको देखिएगा और मजा आएगा। ठीक है, हो गया नोट? चलो ये वाला आप चाहो तो खुद से भी ट्राई कर सकते हो। आप ये रिएक्शन लिख करके खुद से ट्राई करो। अगर आप नहीं कर पाओगे तो मैं सिखा दूंगा। ठीक है, सिर्फ ये रिएक्शन लिखो, खुद से ट्राई करो। सिर्फ ये रिएक्शन लिखो, Cl2 NaOH NaCl NaClO3 plus H2O, दिस इज NaClO3, दिस इज NaClO3। ठीक है, ये प्लस, मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिख दिया ताकि आपका टाइम खराब ना हो। एक बार खुद से ट्राई करिए, नहीं होगा सिखाऊंगा। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, मजा आई इसको सॉल्व करके। तो आंसर क्या आएगा? 3m/5। खुद से सॉल्व किया दोबारा? दक्ष नहीं, क्यों? खुद से सॉल्व करना चाहिए, पता है आप लोगों को। मैं जब तक स्क्रीन पे चीजें हैं, रिकॉर्ड में भी जा रही हैं, मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि हमेशा खुद से सॉल्व करो, जहां तक कर पाओगे कर पाओगे। करने के बाद गलत किया उसको काटा करो, फिर से फ्रेश लिखा करो, इससे पता चलेगा कि तुम कहाँ फंसते हो और क्वेश्चन किस तरफ जाता है। आप एक बार में देख करके नोट सुंदर बनाने से नहीं कुछ होता है, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। तो गलतियां करिए, अभी मौका है। ठीक है, समझ में आ गया? ये सारी कहानी समझ आ गई? चलिए, तो इस टॉपिक में जो सबसे अच्छे टॉपिक थे वो मैंने कवर करा दिए। कल देखते हैं कि एक दो छोटी छोटी चीज कुछ बचेगी तो उसको कल कवर करा देंगे। कल वैसे भी सैटरडे है तो कल आपका Q&A का सेशन होता है। देखते हैं, अगर समय होगा तो कोई टॉपिक छूट गया होगा वो करा देंगे, अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने पढ़ा। इसमें क्वेश्चंस को लगाइएगा तभी आपको मजा आएगी। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को वर्कशीट दी हुई है, उस वर्कशीट को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो जितने भी बच्चे लाइव में पढ़ते हैं उनके लिए हम लोग पूरा बल्क में वर्कशीट भेज देते हैं। पूरे साल में जो वर्कशीट होती है, DPPs होती है, वो लाइव क्लास वाले बच्चों के पास, अभी जैसे भूमि आपके पास गई हुई है,